नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयरपोर्ट्स में जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है उसके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, गत एग्जामों में आए हुए थे। और आज एक बार फिर हम 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया है हमें, पढ़िए क्वेश्चन। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद रिक्त है, ठीक है, और पद कौन सा है दोस्तों, यहाँ वाला। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। क्लियर। तो देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है 1728, 864, 432, 216 और आगे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अब समझना आप क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इनमें आपको ऐसे नियम देखने हैं जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगे और हमारी सीरीज सही हो सके। क्लियर। तो देखो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। यदि मैं इस 1728 में 2 का भाग लगा देता हूँ तो 864 आ जाएगा। क्लियर। यदि मैं 864 में यदि 2 का भाग लगा दूँ तो 432 आ जाएगा। 432 में यदि मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो 216 आ जाएगा। और उसी प्रकार में आगे भी यदि 216 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, 108, बी ऑप्शन। क्लियर। देखो क्या हुआ था इसमें, 1728 में 2 का भाग लगाने पर अगली संख्या आई, इसमें 2 का भाग लगाने पर अगली संख्या आई, इसमें 2 का भाग लगाने पर अगली संख्या आई, इसमें 2 का भाग लगाने पर अगली संख्या आ चुकी है। क्लियर। तो ये जो सीरीज टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जामों में हर बार पूछे जाते हैं, आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। क्लियर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, विषम शब्द युग्म। तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है दोस्तों हेलीकॉप्टर, दूसरा हवाई जहाज, तीसरा पनडुब्बी और चौथा रॉकेट। क्लियर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। और जो भिन्न बताओ होते हैं ना उसमें नियम होता है दोस्तों कि 3 में तो नियम लगता है समान और 1 में नियम लगता है असमान। और जो असमान आंसर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इनमें देखो 3 में क्या है, हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर का आकाश, ठीक है, ये आकाश में रहते जैसे चलने का कार्य है। हवाई जहाज है वो भी कहाँ पर, आकाश में चलते हैं। और जो पनडुब्बी है वो हमेशा याद रहे कहाँ पर चलती है, जल में। और रॉकेट हमेशा कहाँ पर चलते हैं, आकाश में। तो देखो ये भी आकाश में, ये भी आकाश में, ये भी आकाश में। तो 3 तो आकाश में चलने वाले हो गए, लेकिन जो पनडुब्बी है वो कहां पर चलती है, जल में। तो याद रहे इन चारों में से भिन्न क्या हुआ, सी ऑप्शन हो गया, पनडुब्बी हो गई। क्लियर। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर। आगे चलते। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लुप्त संख्या टॉपिक का है, मिसिंग नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह जो ये यहां पर है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखो मिसिंग नंबर जो टॉपिक होता है उसमें एक नियम होता है दोस्तों, जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें लगेगा और वही नियम इसमें लगेगा। ठीक है। अब देखो नियम क्या है, पहले देखो 5 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा, 11। तो ये आ रहा है 11 आ रहा है। तो देखो पहले में क्या नियम लगा, यदि आप 5 और 6 को जोड़ो तो 11 होता है, ये आ गया 11।
अब 5 और 6 को गुणा कर दो तो कितना आ गया 30 आ रहा है 30। पहले इन दोनों को जोड़ोगे दिया आएगी, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगी। जैसे देखो इसमें देख लो 8 और 9 कितना आप कहोगे 17 और 8 को 9 से गुणा करोगे तो 72। उसी प्रकार या इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगी, लेकिन आएगी क्या तो मुझे ये बताओ 23 में से 11 निकाल दो। तो 23 में से यदि आप 11 को निकालोगे तो मुझे ये बताओ कितना होगा 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। कैसे यहाँ जोड़ने पर आएगा तो 23 माइनस यदि मैं 11 करूं तो कितना 12। तो राइट आंसर कितना हो गया 12। ये नियम लगा। दूसरे में भी यही लगेगा, पहले इनको दोनों को जोड़ोगे तो 17 आएगा, फिर इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 72। दोनों में एक नियम लग रहा है ना, तो तीसरे में भी यही नियम लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया, यानी 12। क्लियर। चलें आगे, आराम से क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो वो आपकी सांकेतिक भाषा का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए प्रश्न क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेम। फ्रेम को लिखा जा रहा है OUGVH। तो देखिए मैं साथ का साथ लिख देता हूं। जैसे हमें दिया हुआ है फ्रेम, फ्रेम को जो भी लिखा जा रहा है वो इसके नीचे लिख दो। तो OUGV और H, ठीक है। अब आगे देखो, फिर हमें ये बोला है कि STONY को लिखा जा रहा है IVUXU। फिर हमें ये बोला है कि RESTS को क्या लिखा जाएगा, यही बात है। तो देखो जो नियम इन दोनों में लगेगा वही तो नियम यहाँ लगेगा, सांकेतिक भाषा का नियम होता है। तो देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए सभी विद्यार्थी कि जो फ्रेम को जो ये लिखा है वो विपरीत है क्या। तो आप कहोगे सर ऐप का विपरीत यू होता है, बिल्कुल है। आर का विपरीत आई होता है, लेकिन आई इसमें नहीं है। तो आई इसमें नहीं है तो हम क्रमांक लिख लेते हैं। ऐप का 6, आर का 18, ए का 1, एम का 13 और ई का 5, ओ का 15, यू का 21, जे का 7, वी का 22 और एच का 8। क्लियर। एस का 19, टी का 20, ओ का 15, एन का 14 और वाई का 25, आई का 9, वी का 22, यू का 21, एक्स का 24 और यू का 21। क्लियर। अब देखिए आप सभी ध्यान से समझिए इस सवाल में क्या नियम लग रहा है। मुझे ये बता दीजिए, आप सभी ध्यान से समझना। यहाँ कितना है 6, यहाँ पर कितना है 8, तो प्लस कितना हुआ आप कहोगे 2। यहाँ 19, यहाँ 21, तो प्लस कितना हुआ 2। तो भाई इसी में जो आर का क्रमांक 18, 18 में 2 जोड़ने पर 20 आएगा, 20 पर क्या आएगा टी। तो ये लास्ट में आ गया कि नहीं आ गया भैया, यहाँ वाला लास्ट में आ गया। पहला अक्षर क्लियर हो गया। दूसरा देखो यहाँ है, पहले देखो प्लस पहले में कितना हुआ है 2, यहाँ 18, यहाँ 22, तो प्लस कितना 4, यहाँ 20, यहाँ 24, तो प्लस 4 हो रहा है। इसमें भी प्लस 4 हो रहा है। इसमें पहले में 2 किया फिर 4 करेंगे। अब देखो 5 है, ठीक है। ई का 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 पर अक्षर आई हो गया। दूसरा भी। तीसरा देखो यहाँ 1, यहाँ 7, तो प्लस कितना हो रहा है 6, यहाँ देखो 15 है, यहाँ पर 21 है, तो प्लस कितना हुआ 6, तो यहाँ पर भी कितना होगा 6। अब देखो एस का क्रम 19 है, 19 में 6 जोड़ने पर 25 आएगा और 25 पर अक्षर क्या आएगा वाई। क्लियर। फिर आगे देखो यहाँ कितना है 13, कितना है 13, 13 है, यहाँ पर कितना है 21, तो प्लस कितना हो रहा है 8। फिर यहाँ है 14, यहाँ है 22, तो प्लस कितना हो रहा है 8, तो यहाँ पर भी कितना होगा 8।
अब देखो 20 हो गया, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 आएगा। 28 पर वापस अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो जेड पर खत्म होते ही वापस ए से स्टार्ट होती है, तो 28 पर क्या आएगा, बी आएगा। फिर देखो यहाँ 5 यहाँ 15, तो आप कहोगे प्लस कितना हुआ 10। यहाँ देख लीजिए प्लस कितना हुआ 10, तो यहाँ पर भी प्लस कितना होगा 10। तो एस का है 19, 19 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आ जाएगा, और 29 में से 26 निकाल लो तो 3 पर अक्सर क्या आएगा, क्या आएगा सी, क्या आएगा सी आ जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का CBYIOT। ये देखिए किस आंसर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर ए में है। देखो CBYIT, क्लियर। तो देखो सांकेतिक भाषा जो टॉपिक है, नियम जो भी जितने भी दिए हुए हैं उन सभी में क्या लगना चाहिए, नियम समान लगना चाहिए, क्लियर। आराम से क्वेश्चन देख लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दोस्तों है कैलेंडर टॉपिक का, और कैलेंडर टॉपिक का क्वेश्चन एयरपोर्ट्स में आपको पूछा जाएगा, क्लियर। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार वार था और 5 जनवरी 1965 था, और उस दिन वार बताया हुआ है कि मंगलवार है, ठीक है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। यानी उसी दिन का मतलब है मंगलवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 जनवरी को क्या वार होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए, और उसको वापस विजय दिवस कब मनाएगा। तो ये है समान वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष होगा तभी तो वार समान होंगे। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कैलेंडर टॉपिक में कि हमें दिया हुआ है 1965। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीव वर्ष है। तो आप ये कहोगे कि ये 1965 है वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि इस 65 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और याद रहे 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वह वर्ष कौन सा होता है, साधारण, क्लियर। फिर मैंने क्या बताया था कि साधारण वर्ष से पहले वाला वर्ष आपको देखना है, और 65 से पहले वाला वर्ष है 1964। ये 1964 क्या है, लीप वर्ष है। क्या है भैया, लीव वर्ष। लीव वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, और 64 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो किसी भी साधारण वर्ष से पहले लीव वर्ष हो तो याद रखना उसमें 6 प्लस होता है। कितना प्लस होता है, 6। तो 1965 में यदि 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1971। क्या आ जाएगा, 1971। तो 1965 और 1971 का वर्ष समान मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, समान। तो तारीख तो 5 जनवरी ही रहेगी, तो 5 जनवरी 1971 को भी क्या होगा, मंगलवार। तो आप ऑप्शन में देखो 5 जनवरी 1971 किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्लियर। बी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1965 है, वो याद रहे वो 1971 के समान वर्ष से होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देख लीजिए। छठा सवाल दोस्तों घड़ी टॉपिक से है, क्लॉक, ठीक है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। तो पहली चीज दोस्तों ये सवाल किसका है, दर्पण प्रतिबिंब का है, मिरर इमेज का सवाल है, क्लियर। तो मैंने इसमें एक सवाल में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यदि समय 11 से कम हो तो आपको उसको 11:60 में से घटाना है। यदि समय 11 से अधिक हो, 11 से क्या हो, अधिक हो, तो याद रखना आपको 23:60 में से घटाना है। कितने में से घटाना है, 23:60 में से, क्लियर।
तो मुझे ये बताइए समय दिया हुआ है 3:15, तो ये 11 से कम है। 11 से कम होने का मतलब इसको हम कितने में से घटाएंगे? 11 60 में से। तो 60 में से 15 गए तो कितना बचा? 45। 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8। तो सही जो समय हमें पूछा है वो क्या हो जाएगा? 8:45। तो 8:45 किस ऑप्शन में है दोस्तों? डी ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दर्पण में दो ही चीजें याद रखनी है। यदि समय 11 से कम है 11 60 में से, 11 से अधिक है तो 23 60 में से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो ये सवाल आपको दिया गया है ये अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक में से है, अल्फाबेट टेस्ट जो टॉपिक है उसमें से है। तो देखो हमें क्या बोला है कि प्रत्येक शब्द में केवल एक, यानी प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके ओ, ई, एच, एम वर्णों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक अंग्रेजी शब्द का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। इसमें से आपको एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करना है और आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। एक बने चाहे दो बने चाहे तीन बने, जितने बने उतने बनाने हैं। तो आप ये कहोगे कि पहले हमने लिया एच, फिर लिया ओ, फिर लिया एम और तीसरा ए। तो होम का मतलब क्या होता है? घर। क्या होता है? घर। ये एक अंग्रेजी सार्थक शब्द है या नहीं है? तो आप कहोगे है। इसके अलावा देखिए, होम के अलावा कुछ इसमें से एक एक अक्षर लेने पे सार्थक शब्द बन रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं बन रहा है। तो भाई नहीं बन रहा है तो कितना बनेगा? एक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ही सार्थक अंग्रेजी शब्द इससे बनेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या हो जाएगा? डी। एक बने तो एक हो जाता, दो बनते तो दो हो जाता, तीन बनते तो दो। इसके लिए आपको स्प्लिंग आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? स्प्लिंग आना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 8वां क्वेश्चन दोस्तों है ये आपका सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में शब्द दिया हुआ है सन। सन को लिखा जा रहा है 108। ठीक है। फिर क्या है? मून। इसको लिखा गया है 114। फिर हमें लिखना है स्टार। किसको लिखना है भैया? स्टार को। ठीक है। तो देखिए, जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें और वही नियम इसमें। तो पहले इनमें नियम देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं इनका क्रमांक। एस का क्रमांक 19 होता है, यू का 21 होता है, एन का कितना होता है? 14। क्रमांक लिखने के बाद में सबसे पहला कार्य आपको इनको जोड़ने का करना है। तो 19 21 40 और कितना हुआ? 54। 40 और 14 54। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 108। अब मुझे आप ये बताओ कि 54 को मैं 108 कैसे लिख सकता हूं? तो आप ये कहोगे सर 54 को आप 2 से गुणा कर दो तो 108 हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि इनके क्रमांकों का जो योग है उसको 2 से आप गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यही नियम है, इसमें लगना जरूरी है। तो m का क्रमांक हुआ 13, o का हुआ 15, o का हुआ 15 और n का क्या हुआ? 14। तो इनको हम जोड़ेंगे। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखो हो गया 13 और 15 28, 28 और 15 हो गए 43, 43 और 14 हो गए 57। 57 को 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 114। तो देखिए 2 से गुणा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल हुआ तो यहाँ पर भी डबल होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? डबल। तो अब देखो एस का क्रमांक 19 है, यहाँ टी का 20 है, ए का 1 है, आर का 18। इनको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो भाई 19 20 39 1 40, 40 और 18, 40 और 18 कितना होता है? 58। 58 को गुणा कितने से? 2 से।
तो याद रहे कितना हो जाएगा 16 और ये 11, 116 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 116 किस में है दोस्तों? बी में। किस में है? बी में। क्लियर? कुछ नहीं किया, इसके क्रमांकों को जोड़कर 2 से गुणा, इसके क्रमांकों को जोड़कर 2 से गुणा, इसके क्रमांकों को जोड़कर 2 से गुणा हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, चले आगे। क्लियर? देखिए दोस्तों, जो 9वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो याद रहे रिश्ते टॉपिक से है, रिश्ता ब्लड रिलेशन से। क्लियर? और एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ जिसमें रीजनिंग आती है उसमें रिश्ते का क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए प्रश्न क्या है, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से एक कथन सही है, 3 गलत है और हमें जो सत्य है वो बताना है। क्लियर? तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। ए बी का पुत्र है, तो याद रहे ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र। तो पुत्र है तो नीचे आएगा और पुत्र है तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? आगे चले। बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या है? बहनें। तो ये बी और ये सी हो जाएगी बहनें, तो माइनस हो जाएगा भैया। और बहनें हो चाहे भाई हो समान पीढ़ी में आते हैं। क्लियर? आगे चलते। ई सी की माता है, तो ई है वो किसकी माता है? सी की माता। तो सी की माता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। तो ई है वो सी की माँ, माँ है तो क्या होगा? माइनस। आगे चलें। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी है वो किसका पुत्र है? ई का। तो पुत्र है तो नीचे वाली पीढ़ी में कौन है? डी। पुत्र है तो क्या होगा? प्लस। अब देखो प्रश्न का डायग्राम बन चुका है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप इधर देखिएगा। पहला सवाल, बी सी डी में क्या रिश्ता है? तो आप कहोगे सर ये तीनों भाई बहन हैं। राइट? बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूं कि बी सी डी की मां कौन है? तो आप कहोगे ई है। क्लियर? फिर मैं ये कहूंगा ए के बी क्या है? मां। फिर ए के सी क्या है? मां की बहन मौसी। फिर मैं ये कहूंगा ए के डी क्या लगता है? तो आप कहोगे मामा, क्योंकि ये माँ है, ये माँ का क्या है? भाई, तो मामा। क्लियर? अब मैं ये कहूंगा ए का ई से क्या रिश्ता है? तो आप कहोगे सर माँ की माँ है तो माँ की माँ नानी। क्लियर? अब देखो प्रश्न पहला है डी ए का मामा है, तो ये डी है वो ए का मामा है क्या? देखो बिल्कुल है। ए की ये माँ है और ये माँ का भाई है, तो क्या हुआ भैया? मामा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। इनको देखने की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है ई बी का भाई है, तो ई है वो बी का भाई नहीं है। ठीक है? माँ है, तो ये गलत है। डी ए का ममेरा भाई है, ममेरा भाई नहीं मामा है। बी डी भाई है, तो बी और डी भाई नहीं है, भाई बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपने देखा, डायग्राम आपके सामने है कि क्या सही होने वाला है। अब मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। क्लियर? चलें आगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके दिशा टॉपिक में से हैं, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। क्लियर? अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पोस्टमैन अपने डाकघर से, तो भाई ये हो गया डाकघर उसका। ठीक है? डाकघर से साइकिल पर निकलता है, वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण दिशा इधर होगी, ये हो गया साफ 7 किलोमीटर। कितना हो गया? 7 किलोमीटर। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है, पश्चिम किधर है? इधर है, तो इधर मुड़ेगा। मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है, तो ये कितने किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर। यहां तक हो गया। फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है, तो ऊपर की ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चल रहा है, तो यहां ये 6 चलेगा, 6 किलोमीटर। साइकिल पर चलता है, वह अपने दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, तो दाहिना किधर? इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। और वह साइकिल से
आगे 5 किलोमीटर, तो यहां से ये 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है। क्लियर है? अब देखो क्या पूछा है, वह अपने डाकघर के संदर्भ में अब वह कहां है। तो देखो यहां डाकघर था, यहां पर है, यहां पर देखो लास्ट में यहां पर है, ये डाकघर है। तो मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। ये पूरी कितनी 7, तो ये भी 6 हुई कि नहीं हुई, 6 किलोमीटर, और ये ऊपर वाली 1। तो याद रहे ये 1 किलोमीटर है भैया, तो अपने डाकघर से 1 किलोमीटर है। देखो वे डाकघर के संदर्भ में अब वह कहाँ है, तो ये देखो डाकघर से 1 किलोमीटर पर है, लेकिन 1 किलोमीटर दिशा कौन सी है, नीचे वाली दक्षिण। तो हमारा राइट आंसर 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर सी, यानी डाकघर से वह 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। क्लियर? तो ऑप्शन हो गया सी। क्लियर? कोई डायग्राम था, बना लिया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलें आगे। ओके, देखो हमारा जो 11वां सवाल है दोस्तों, ये याद रहे व्यवस्थित क्रम टॉपिक से है। किससे है? व्यवस्थित क्रम जो टॉपिक है, बैठक व्यवस्था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब देखो 7 व्यक्ति हैं, उनका नाम ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक सीधी पंक्ति है, उसमें खड़े हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी। पहली लाइन पढ़िए, D G के दाईं ओर हैं। तो D है वो G के किस ओर है, दाईं ओर। तो G का दायां कौन हुआ, D। हो गया भैया, 2 बैठ गए 7 में से। दूसरा, C A और B के बीच में है। तो C है वो किसके बीच में, A और B के बीच में कौन है, C। या तो कंडीशन ये होगी, या ये अपने स्थानों को ऐसे बदलेंगे बीच में, तो यही दोनों में से एक चीज फॉलो होगी। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कहां होंगे। आगे चलो, E F और D के बीच में है। तो F और D के बीच में, तो इधर तो बीच आ नहीं सकता भैया, क्योंकि ये इधर G है। तो देखो F और D के बीच में, तो ये रहा कौन, D, यहां पर आएगा F, इन दोनों के बीच में कौन होगा, E। तो 7 में से 4 जने बैठ गए लगातार। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन में, G और B के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो G और B हैं, उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। राइट? तो ये रहा G, ये 3 व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3। यहां पर कौन आएगा, B। आ गया। अब देखो 5 बैठ गए, 2 और बैठाने हैं। तो इस तरफ तो देखो इस B के इधर तो आ नहीं सकते इस चीज से, तो ये हो जाएगा B के बाद में C, C के बाद में A। तो A B के बीच में हो गया, तो ये 7 जनों की पंक्ति हो गई। इसमें ये पूछा है बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है भैया, तो आप कहोगे बिल्कुल बाईं ओर खड़ा है G। कौन खड़ा है, G। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A ऑप्शन। इसमें देखो और क्या सवाल बनते, सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है, G। सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है, A। ठीक है, मध्य में कौन खड़ा है, तो हो जाता F। क्लियर? सवाल कैसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कि तो बताओ D के दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, D से दाईं तीसरा कौन है, दूसरा कौन है। ठीक है ना, वो आपको माइंड लगाना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन है वो न्याय वाक्य से संबंधित है, यानी कथन निष्कर्ष टॉपिक से संबंधित है। तो देखो क्या बोला है, पहला कथन है कुछ कलम है वो पेंसिल है। तो ये तो हो गया दोस्तों कलम, क्या हो गया, कलम। तो कुछ कलम है वो क्या है, पेंसिल। तो ये क्या हो गया, पेंसिल हो गया। फिर दूसरा है सभी पेंसिल हैं वो रबड़ हैं। तो ये लो भैया, सभी पेंसिल रबड़ हैं, तो ये इसके ऊपर हो गया। ये लो, ये देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये कोई देख, ये रबड़ हो गया। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये है
कि कुछ कलम है वो रबड़ है। तो भाई कुछ कलम है वो रबड़ है, बिल्कुल इतना सा भाग है वो कलम का रबड़ है, तो पहला सही। दूसरा क्या है, कोई कलम रबड़ नहीं है, तो देखो दोनों कथन थे पॉजिटिव, तो याद रहे जैसा कथन वैसा ही निष्कर्ष, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर। अब देखो ये नेगेटिव है तो गलत ऐसे ही हो गया। फिर है कुछ रबड़ पेंसिल हैं, तो कुछ रबड़ हैं वो पेंसिल हैं या नहीं है, तो बिल्कुल है। ये देखो इतना सा भाग है, यानी जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमेशा कुछ होता है। क्या होता है दोस्तों, कुछ होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष इस प्रश्न में सही है। पहला डायग्राम बना, पहला और तीसरा क्या है, सही। तो ये कह रहा है दूसरा सही है केवल, नहीं। पहला और दूसरा सही है, नहीं। केवल निष्कर्ष पहला तथा निष्कर्ष तीसरा सही है, तो बिल्कुल सही बात है। किस ऑप्शन की बात सही हुई, सी ऑप्शन की बात सही हो चुकी है। क्लियर, आगे चलूं। ओके, देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन है वेन आरेख टॉपिक का, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन आरेख का सवाल है ये। ठीक है, तो वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। तो हमारे पास तीन शब्द है, संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है वो संसद के अंतर्गत आते हैं या अंदर आते हैं। संसद के अंदर मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषदों की संख्या होती है। तो देखो ये तो हो गया संसद, संसद में आएगा मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के अंदर कौन आएंगे, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर इसका जो है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर ए सही है। देखो ये क्या होगा, संसद, संसद के अंदर क्या आएगा, मंत्री परिषद, क्या आएगा, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर आएगा प्रधानमंत्री, क्या आएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए जो हमारा सवाल है 14वां, ये जो टॉपिक है ये गणितीय संक्रिया से संबंधित जो टॉपिक है उसका है गणितीय सक्रियाएं या संक्रियाएं। तो देखो ये बिल्कुल इजी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बोला है कि L का अर्थ है वो गुणा है। ठीक है, M का अर्थ है वो भाजक है, M का अर्थ क्या है, भाजक। P का अर्थ क्या है, तो याद रहे P का अर्थ क्या है, प्लस, और Q का अर्थ है वो दोस्तों क्या है, माइनस है। क्लियर। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है 16P, P का है प्लस कितना, 24, M का क्या है भैया, भाजक 8 के बाद में है Q का अर्थ है माइनस कितना, 6, फिर है वापस M का क्या हो जाएगा, भाजक 2, फिर L का क्या है, गुणा 3 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने चिन्हों को परिवर्तन किया, जो चिन्ह हमें बोले उनको हमने लगाया। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले जो भाग होता है वो हल होता है, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। सबसे बाद में माइनस होता है, यानी लॉस बाद में होता है। तो पहले भाग हल कर लेते हैं। तो 16 का 16 प्लस 24 में 8 का भाग लगाया तो 3 आ गए, माइनस 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 आ गए, और गुणा 3 बराबर किया। अब देखो गुणा हल होगा तो 16 प्लस 3 माइनस 3 गुणा 3 9। अब देखो 16 और 3 19 माइनस 9 तो कितना हो गया, 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। तो राइट आंसर कौन सा, सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो गया, सी। देखो कुछ नहीं करना था आपको केवल चिन्ह परिवर्तन करना था, भाग गुणा प्लस माइनस करना था, यानी सिंपल क्वेश्चन ही था। क्लियर।
देखिए दोस्तों 15वां जो क्वेश्चन है, आपको पता है आपके एयरफोर्स में 5 क्वेश्चन आकृतियों से संबंधित आते हैं, सबको पता है। और आपके जो 20 क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आपको इनसे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी यहां पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ये जो आकृति थी दोस्तों, ये देखो यहां से इतनी सी घूमी, तो आप ये कहोगे घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमी है। यहां से देखो ये आकृति ऐसे हो गई, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घूमी है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घूम रही है, तो आगे भी घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घूमेगी, तो यहां से ऐसे घूमेगी तो मुंह ऊपर हो जाएगा। मुंह ऊपर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये कितनी 90 डिग्री घूम गई, ठीक है ना। लेकिन ये कितने डिग्री है, 45 देखो होगी तभी तो ऐसे होगी ना। तो याद रखना घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमाई पर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16वां जो क्वेश्चन है ये बिन बताओ का क्वेश्चन है। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, बिन है। तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है ये याद रहे, इसका देखो दर्पण प्रतिबिंब ये बनता है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें दर्पण क्या है, प्रतिबिंब है। इसमें देखो इसको भी क्या है भैया, दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन इसमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, याद रहे इसका जल प्रतिबिंब है। 3 में दर्पण है लेकिन इसमें क्या है भैया, जल प्रतिबिंब है। क्या है, जल प्रतिबिंब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन था इसमें भी दर्पण है, प्रतिबिंब है, और इसमें भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन इस डी में क्या है, जल प्रतिबिंब। क्लियर। तो 3 में दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन चौथे में क्या है, जल प्रतिबिंब। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। समझ में आपको आ चुका होगा कि कैसे आंसर आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 17वां जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें 3 विकल्प जो बिन है यानी 3 से बिन है वो बताना है, बिन ही है। तो चारों में बिन क्या है, हमें पता है, हमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं हर आकृति में है और 2 कोणे उसके भरे हुए हैं दोनों में। तो देखो इसका राइट आंसर आप मुझे ये बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर आंसर इसका सी होगा। देखो कैसे, ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोना भरा हुआ है, इस त्रिभुज का एक कोना भरा हुआ है, इस त्रिभुज का भी एक कोना भरा हुआ है, इस त्रिभुज का भी एक कोना भरा हुआ है, इसका भी एक कोना भरा हुआ है, इसका भी एक कोना भरा हुआ है, इसका भी एक कोना भरा हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज के कितने कोने भरे हुए हैं, तो आप कहोगे 2। कितने, 2। तो इसका तो एक है कोना भरा हुआ है, इसका भी एक और इसका भी एक, लेकिन इसका 2। तो याद रहे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। आगे चलो देखिए जो 18वां क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी ये जो हमें प्रश्न आकृति दी हुई है उसको ऑप्शन जो है उनको यहां पर रखने से ये आकृति पूरी कैसे हो जाएगी यही बताना है। तो देखो इस आकृति को पूरा करें, ये आकृति ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही तो आएगी भैया। तब देखो ये वर्ग पूरा हो गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ पूरी है तो ये लाइन भी यहाँ से पूरी हो जाएगी। अब देखो ये हो गया, अब ये देखो हर में ये बन रहा है यानी तो नीचे भी यही बनेगा, यानी ये इससे मिलके ये हो जाएगा। तो ये आकृति अब मुझे ये बताओ पूरी हो गई या नहीं हुई। तो आप कहोगे हो गई सर, हो गई। तो मुझे ये बताओ कि हमें ये आकृति तो पता करनी है ना भैया, ये किस में आएगी। तो देखो देखे पहले में ये आकृति है क्या, तो आप मुझे ये बता दो ये पहले में है क्या।
तो आप कहोगे सर पहले में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आकृति ऐसे नहीं ऐसे है, तो गलत है। दूसरे में देखो है क्या, तो नहीं है, ये बीच वाली लाइन नहीं है, ये लाइन ऐसे नहीं है, ठीक है। तीसरे में देखो ये तो है लेकिन ये बीच वाली रेखा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो ये है, बीच में है और ये ऐसे भी हैं, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आकृति को पूरा करना था, कर दिया हमने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो याद रहे कागज को मोड़ना और काटने से संबंधित है। यानी देखो नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने आकृति जैसा दिखाई देगा। देखो पहले ये वर्त जैसा एक कागज था हमारे पास, इसको हमने देखो ये इस तरफ मोड़ा, ठीक है, ये डॉट डॉट है, ये मुड़ गया, इधर मुड़ा, फिर ये इतना सा बचा ये, फिर इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया, तो लास्ट में ये 3 छेद बचे। राइट? तो देखो इससे ये पता चलता है कि इसमें 3 छेद हैं, तो इसमें भी तो 3 छेद हैं, फिर इधर भी 3 छेद हैं, इधर भी 3 छेद हैं। भाई वर्त है तो 3 छेद, 3 3 3, इसका मतलब 12 छेद होने चाहिए। कितने छेद? 12। इसमें कितने छेद हैं? 8, गलत है। इसमें कितने छेद हैं? 8, गलत है। इसमें कितने? 4 4 8 10 2 12, इसमें 12 है। इसमें देखो ये तो हो गए 4 3 7 3 10 और 2 12, बिल्कुल इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब देखो कैसे होगा। इस आकृति को यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी जब लास्ट की मुड़ी हुई हो तब। इसको कहां मोड़ा? ऊपर। इसको मैं वापस खोलूंगा तो याद रहे इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 2 आकृतियां जो है वो तो यहीं आएगी, यहाँ वाली पास में, नीचे वाली नीचे, ये और यहाँ वाली यहाँ बन गई। अब इसको मैं ऐसे खोलूंगा, देखो इसको मुझे ऐसे खोलना पड़ेगा, तो देखो पास वाली पास में, दूर वाली दूर में, और यहाँ वाली यहाँ पर। फिर इनको खोलूंगा तो पास वाली पास में, दूर वाली दूर में, और याद रहे यहाँ पास वाली पास में। तो ये जो आकृति आपकी होगी दोस्तों, ध्यान से समझना, ये आकृति आपकी पूरी हो जाएगी ये। तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मुझे ये बताओ 4 4 2 2 कौन से ऑप्शन में है? ए में। इसमें जो दोस्तों कागज को मोड़ने व काटने को हम याद रहे दर्पण और जल से कर सकते हैं। देखो इसका हमने जल प्रतिबिंब किया, इसका हमने क्या किया? दर्पण प्रतिबिंब बायां दायां चेंज किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? ए। क्लियर? तो दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, और हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो पासिक टॉपिक का है, यानी डाइस टॉपिक का है। क्लियर? तो देखो क्या बोला है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी हमें x का विपरीत बताना है। क्लियर? 2 पासे दिए हुए। अब मुझे ये बताओ भाई, हमें जो ये 2 पासे दिए हुए हैं इनमें मुझे ये बताओ कितने अक्षर समान है? 1 है, 2 है, कोई नहीं है। तो आप कहोगे सर इसमें एक अंक समान है, वो क्या है? n। याद रखना दोस्तों, जब 2 पासे दिए हुए होते हैं और एक अंक समान हो तो उस समान अंक से घड़ी की दिशा में चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले में n के बाद में आया x, x के बाद में आया y, फिर n के बाद में आया z, z के बाद में आया o। तो y का विपरीत क्या है? o। x का विपरीत क्या है? z। और n का विपरीत क्या है? तो जो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका विपरीत। लेकिन हमें x का पूछा तो x का क्या है? z होगा। क्या होगा? z। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ए ऑप्शन में है। क्लियर आंसर? तो दोस्तों देखिए, आज हमने जो 20 क्वेश्चन एयरपोर्ट्स के लिए जो महत्वपूर्ण और गत एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन थे, हमने इनकी बात की है, और बहुत जल्द आपके लिए और मैं नई क्लास के साथ क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा जो एयरपोर्ट्स
में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं नवंबर माह में, इनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो नमस्कार दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।